Now it's time for our segment Doc Talk। और कई दफ़ा आपने लोगों को अग्रेसिव होकर ये कहते हुए सुना होगा, मुझसे उल्टी बात मत करना वरना मैं मुक्का मार के तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। लेकिन कई लोगों के साथ ये एक्चुअली हो भी जाता है। किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी हाई इम्पैक्ट कोलिजन की वजह से अगर आपका दांत वाकई सॉकेट से निकल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? क्या उसकी कोई रिकवरी चांसेस होते हैं? क्या उसको जोड़ा जा सकता है, वापस इंसर्ट किया जा सकता है? आमतौर पर इसको एवल्स टूथ कहा जाता है और इसके लिए क्या मुमकिनात हैं और किस तरह इसकी रिपेयर हो सकती है या क्या आपको करना चाहिए, आइए ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली हुसैन खान, हु इज़ द CEO एंड द फाउंडर ऑफ नूर डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा आप एक कंसल्टेंट डेंटल सर्जन भी हैं एट द आगा खान हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप कितने बॉक्सर्स से, और आजकल तो MMA का ज़माना है, आई एम श्योर कि इस तरह के बहुत केसेस आते होंगे आपके पास। इस किस्म के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं और मैं आपको बताऊं सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं, फुटबॉल में, क्योंकि वो हेड जब मारते हैं बॉल पे तो उसके बाद भी कभी अक्सर ये होता है कि अच्छा, और मोबाइल जब हम फेंकते हैं, यस नहीं, और मैं देखती हूँ कई बाइकर्स बेचारे बिकॉज़ इतने एक्सपोज होते हैं, हेलमेट तो स्कूटी लेके जो बच्चे फिर रहे होते हैं, और आजकल जो बहुत कॉमन प्रिवेलेंट है हमारी माशरे में, वो मोबाइल हम जो यूँ फेंकते हैं और इंस्टेड ऑफ वो हम हाथ से पकड़े, वो डायरेक्ट मुंह पे जाके लगता है। और कभी कभार ये सस्ता मोबाइल होगा, महंगा मोबाइल तो कोई नहीं फेंकता। 7 से जो 9 साल की जो उम्र है, हाँ। इसमें ये होता है कि वो जो परमानेंट दांत होता है ना, फॉर्म हो रहा होता है, तो उसकी रूट्स कंप्लीटली फॉर्म नहीं होती। अच्छा। तो इस वजह से वो दांत जो है ना कमज़ोर होता है, तो उसको अगर वो फोर्स लगे तो वो निकलने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें ये करना है कि अक्सर पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स को पहले तो एक खुद काम डाउन होना है, उसके बाद फिर जो बच्चा है उसको ये करना है कि परेशान ना हो, और इसके लिए ना टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं यही देख रही थी ऑनलाइन जब मैं इसको रिसर्च कर रही थी अली, तो कहा जाता है कि दांत इस तरह बाहर नॉकआउट होने के अगले 30 मिनट से लेके 1 घंटा, ये बेस्ट आपका सक्सेस रेट है अगर इसको आप करें। सबसे क्रूशियल टाइम है वो 15 मिनट्स का है। 15 मिनट्स का, फर्स्ट 15 मिनट्स, जिसमें पेरेंट्स को ये करना है कि अगर जैसे ही निकले ना उसके बाद उसको दूध में रख दें या फिर पेशेंट के अपने सलाइवा में रख दें, या फिर यह है कि गाल को थोड़ा सा साइड पे करके गाल के अंदर ही रख दें जहाँ पर सलाइवा होता है, या फिर सलाइन सोल्यूशन देखें, वो ऐसा मीडियम है जिसकी ऑस्मोलैलिटी जो है ना वो थोड़ी सी मिसमैच करती है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। तो ये जो मिल्क है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो वो उसका जो एनवायरनमेंट है जो दांत को मिलना चाहिए वो उसको प्रोवाइड करता है। एंड टेम्परेचर इट वेरीज कि अगर आप कितने टेम्परेचर में रखते हैं। अगर रूम टेम्परेचर हो तो बेस्ट है, लेकिन ड्राई नहीं होना चाहिए, दांत ड्राई नहीं होना चाहिए। अच्छा, फ़ौरन जैसे कि निकले तो पेशेंट को पहले तो खुद कोशिश करनी है बच्चे को कि वो खुद लगा ले, अदरवाइज वो पेरेंट्स की हेल्प लेना चाहता है तो लगा के फ़ौरन से उसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रेशर करेंगे थंब के साथ, और फिर बीच में कोई कॉटन रख दे या फिर कोई कपड़े से वो दबा दे, भले पोजीशनिंग थोड़ी सी मैच करे, और वो फ़ौरन डेंटिस्ट के पास रन करे। अगर वो खुद नहीं कर पा रहे तो करीबी डेंटिस्ट के पास जाके दूध के अंदर, आई रिपीट, दूध के अंदर या फिर पेशेंट के अपने सलाइवा के अंदर या कोकोनट ऑयल के अंदर उसको रख के लेके जाना है डेंटिस्ट के पास। अच्छा, जब डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो फिर डेंटिस्ट ने उसको, जो हमारे पास मीडियम्स हैं जैसे कि एक हैंग सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम रख लेते हैं, या कभी कभार हम खुद पेशेंट को कहते हैं आप थूक के यहाँ पर एक कंटेनर पे हम थुकवा देते हैं पेशेंट को, उसके अंदर साफ़ करके फिर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी माँ बाप उस दांत को वापस लगा रहे हैं तो कोशिश करनी है कि उसके ऊपरी जो सतह है, जो क्राउन पार्ट होता है, उसको हाथ लगाना है। जो उसकी रूट होती है जिसमें लिगामेंट्स होते हैं उनको नहीं छेड़ना। अच्छा, मुझे बताएं कि एक लेट मी ब्रेक डाउन अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। दांत निकल गया तो ऑब्वियसली उस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले जो लोगों की कोशिश होती है कि ब्लीडिंग को रोका जाए, बर्फ रख रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। दांत आपने कहा कि उसको प्रिजर्व कर लिया गया, दूध में रखा या सलाइवा में रखा या कोकोनट ऑयल में रखा। अब जहाँ ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा हो, और बेशक जैसे आपने कहा रूट को हाथ लगाए बगैर क्राउन के साथ आप उसको पुश करें, लेकिन उसी ब्लड में जब आप उसको इंसर्ट करेंगे इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं? इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है अनटिल अनलेस अगर आपके पास लेटेक्स ग्लव्स अवेलेबल है तो आप वो पहन ले, पेशेंट्स वो पहन लें, या फिर आप हाथ साफ़ करके प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करके उसके बाद ये सही। डेफिनेटली आपने कोल्ड एप्लीकेशन करनी है, जैसे ही आपका ब्लड वगैरह आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपने प्रेशर अप्लाई करना है। जब आप दांत को दबाएंगे ना तो वहाँ प्रेशर अप्लाई होगा ऑब्वियसली, तो क्लॉट बिल्डअप होना वैसे ही शुरू हो जाएगा। सही। बाकी जो चीज़ें हैं, जो स्टिचेस हैं, सूचरिंग है, वो डेंटिस्ट खुद करेगा, जितनी जहाँ लेसरेशंस होंगी वहाँ। ठीक है अली, इसमें हम अस्यूम करके चल रहे हैं कि दांत पूरा का पूरा बाहर आ गया जड़ से, लेकिन अगर पार्शियली दांत टूटे तब क्या करें कि अंदर रूट अंदर ही रह गई है और क्राउन टूट गया? फिर अब डिपेंड करता है क्राउन का कितना पोर्शन टूटा है। अगर क्राउन का हाफ पोर्शन टूटा है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है,
तो फिर तो और ज़्यादा ईजी है उसको रीबॉन्ड करना। उसमें ये करना है कि जो पीसेस हैं उसको फिर ड्राई होने से बचाना है, क्योंकि जितना वो ड्राई होगा इतना डिसकलर होना शुरू हो जाएगा। तो फिर वही मीडियम्स में उसे रखना है ताकि वो डिसकलर ना हो, और जैसे ही आप डेंटिस्ट के पास लाएंगे तो वो उसको रीबाउंड करके वापस लगा देगा। लेकिन इसमें मैं एक दो चीज़ें बताऊं, इसमें मैं जैसे आपने कहा कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, अगर 15 to 30 मिनट्स तक ये चीज़ हो जाती है तो उसकी सक्सेस, उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। जितना टाइम बढ़ता चले जाएगा और अगर मीडियम अवेलेबल ना हुआ, जितना दांत ड्राई रहा, दोनों सूरत हाल में हाफ ब्रोकन या फिर पूरा निकला है, इतनी इसकी प्रोग्नोसिस कम आती है। लेकिन जितनी आजकल रिसर्च हो रही है स्पेशली स्टेम सेल पे, तो अगर हमारे पास उस वक्त पेशेंट का ब्लड अवेलेबल है और हम पीआरएफ निकाल पाएँ, तो न्यू रिसर्च ये कहती है कि पीआरएफ के थ्रू जो लिगामेंट्स की वायबिलिटी है वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। यानी वहाँ पर हम स्टेम सेल्स को लगा के उनकी रूट के साथ दांत की अगर टाइम बढ़ गया है तो हम जो प्रोग्नोसिस है उसको बेहतर कर सकते हैं। लेटेस्ट रिसर्च। लेकिन मुझे बताएं कि अक्सर हमारे यहाँ तो ये होता है, और ख़ास तौर पे बच्चे और स्पोर्ट्स में अगर ये हुआ है तो लोग तो पहले इस बात को छुपाते हैं, उनको डर लग रहा होता है कि पेरेंट्स कोई जाके कैसे। अगर ये पूरी विंडो गुजर चुकी है अली और आपका दांत जड़ से निकला है, तब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? देयर इज अ चांस। देखिए अगर 24 घंटे, रिसर्च ये कहती है कि 24 घंटे भी अगर गुजर जाएं और आपके पास अगर पूरा टूथ पड़ा हुआ है तो उसको रीप्लांट किया जा सकता है। हाँ, इसमें काफ़ी है कि सवालात हैं कि हो सकता है कि प्रोग्नोसिस पे फ़र्क पड़े। एक और चीज़ है एनकाइलोसिस नाम की एक चीज़ होती है जिसे रिजॉर्प्शन कहते हैं रूट की, यानी वहाँ पर हड्डी गलना शुरू हो जाती है। तो ये एक चीज़ है कि जितना टाइम बढ़ता चले जाता है रिजॉर्प्शन की रेट इतने ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर मैंने जैसे कहा कि स्टेम सेल का, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर हमारे पास दांत नहीं है, ये भी तो हो सकता है। मैं यानी अगर हम एक्सीडेंट में हुआ ही हमारे साथ, अब दांत हमें पता है निकल गया है लेकिन दांत हमारे पास नहीं है, फिर क्या करें? फिर इन दैट केस आपने फ़ौरन से जाना है डेंटिस्ट के पास। जाके अगर बच्चे की उम्र 14 साल से ऊपर है तो फिर तो इम्प्लांट हो सकता है, और फ़ौरन इम्प्लांट करा देंगे। नहीं तो फिर वो फ़िलहाल टेम्प्रेरी एक क्राउन या कुछ डेंचर बना के फौरी पेशेंट को हम दे देंगे। फिर उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस पर रिसर्चेस नहीं हुई, इसमें बेइंतहा रिसर्चेस हुई और ये कामयाब भी हैं। मेरे अपने एक पेशेंट था जिसके मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया था कि उसका हमने किया था, उसके बाद हम उसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा। यानी वो इतना कामयाब हो गया कि वो जाके दांत लग गया है और हम उसके दांतों को अब उसकी अलाइनमेंट भी अलाइनमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा, जब पेशेंट का दांत लगा लिया जाता है तो उसके बाद एक स्प्लिंटेज की जाती है, जो फ्लेक्सिबल स्प्लिंट होते हैं, वो हम साथ वाले दांतों के साथ उसको लगा देते हैं ताकि वहाँ पर उसको सपोर्ट मिले और वो वहाँ पर लगा रहे। उसके बाद आपका एवल्स टूथ का ट्रीटमेंट चल रहा होता है या आपने इसको दोबारा लगाया है, वहाँ पे डाइट बहुत सॉफ्ट डाइट लेनी बिल्कुल सॉफ्ट डाइट लेनी है, और हो सके तो पेशेंट को यह है कि हम नाइट गार्ड भी बना के देते हैं ताकि फ्यूचर के लिए भी वो एहतियात कर सके। उसके बाद फिर वो लगाने के साथ 10 दिन बाद फिर हम उसकी रूट कैनाल वगैरह करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दांत जो है इज इट अ पेनफुल प्रोसेस ये दोबारा, क्योंकि सबसे पहला सवाल यही आता है। डन अंडर एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, तो पेनफुल नहीं होगा। और पेशेंट का यह है कि देखें अब अगर वो दांत वहाँ मर भी गया है, टाइम बढ़ भी गया है, प्रोग्नोसिस पुअर भी है, एनकाइलोसिस भी है, तब भी वो चीज़ नेचुरल है। बिल्कुल सही। अली, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है। अगर बच्चे की उम्र, बहुत छोटी उम्र का बच्चा है, 10 साल से कम, और जो दांत अवल्स्ड हुआ है वो दूध का दांत है, तो फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? दूध का दांत 10 साल से कम की उम्र में सामने वाला तो होगा नहीं। हाँ। तो वो ये है कि वो 7 साल से कम की उम्र का होगा दूध का दांत, तो उसको तो हम रीइम्प्लांट नहीं करेंगे। और अगर पूरा यानी वक्त से पहले, जब कि आपका पक्का दांत अभी पका नहीं है, निकलने की पोजीशन में नहीं है, ओपन अप है, अगर ओपन अपेक्स है तो फिर उसकी हम उसकी जो एपेक्सिफिकेशन करेंगे और वो जो जड़ है उसको बनाने की फिर एक प्रोसेस है। एक तो नेचुरल प्रोसेस है, दूसरा फिर ये है कि हम उसको प्रमोट करते हैं थ्रू केमिकल्स। हम वहाँ डाल के जैसे रूट कैनाल की जाती है, रूट कैनाल से पहले फिर हम कुछ ऐसे मटेरियल्स MTA या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वहाँ डालते हैं ताकि उसके जो एपेक्स है वो जल्दी बंद हो जाए और फिर हम उसकी रूट कैनाल फाइनल करते हैं और फिर फ्यूचर में उसके क्राउन्स। अच्छा, और मुझे बताएं कि क्या अगर जैसे हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, बॉक्सर्स की बात कर रहे थे, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि कभी कभार आपको साइड से भी पंच पड़ सकता है, तो आगे के बजाय आपके अगर साइड के दांत, हम डेंटिस्ट इंटेंशनल रीइम्प्लांटेशन भी करते हैं। अच्छा, वो ये होता है कि अगर पेशेंट, लेकिन इस पर थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी काफ़ी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसमें। यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 7वें नंबर का, क्योंकि 8 दांत होते हैं, तो अगर 7वें नंबर का दांत ख़राब हो गया, पेशेंट कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं लगवाना चाह रहा, तो अगर अकल दाढ़ मौजूद है तो हम उसको निकाल के उधर
रीइम्प्लांट कर देते अच्छा, हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया लास्ट 1 मिनट में, मैंने कहा पूछ लूँ, अगर दांत टूटा नहीं है, सिर्फ क्रैक हो गया है और बड़ा विजिबल क्रैक नजर आ रहा है, तब क्या करना चाहिए? डिपेंड्स कि किस किस्म का क्रैक है। अगर हाँ। फ्रैक्चर हॉरिजॉन्टल है हाँ। तो फिर तो यह है कि हम उसको देखेंगे, एक्सरे के थ्रू असेस करेंगे और उसको हम दोबारा से कर सकते हैं ठीक। वर्टिकल फ्रैक्चर है और रूट तक गया है तो फिर तो उसकी एक्सट्रैक्शन होगी। फिर उसकी एक्सट्रैक्शन होगी, फिर Extraction होगी। उसको दोबारा बनेगा वो और कैसे? दोबारा नहीं तो Implant vertical बनेगा फिर फिर। इम्प्लांट्स बनेंगे। और अदरवाइज देखिए हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है उसके किस हद तक है वो हम उसको फिर हम रूट कैनाल के थ्रू और फिर उसको क्राउन करके हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बीच से गया है तो इट्स गॉन। ओके, वन मोर क्विक क्वेश्चन, इम्प्लांट की लाइफ कितनी होती है और उसकी आफ्टर केयर क्या होती है? इम्प्लांट की लाइफ देखें, अगर हम इम्प्लांट इज़ द मोस्ट नेचुरल टूथ प्लेसमेंट, मैं आपको ये बता दूं। ब्रिज और इम्प्लांट में ये फ़र्क है कि ब्रिज में सिर्फ ऊपर का हिस्सा बनाया जाता है, इम्प्लांट में हम पूरी हड्डी रूट को तक देते हैं, जाते पूरी हैं, रूट को। और अगर आप अच्छे सॉफ्ट टिशू, बल्क सॉफ्ट टिशू आसपास में मौजूद है और हड्डी मौजूद है, पेशेंट डायबिटिक नहीं है, पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर नहीं है, तो इज़ द लाइफ टाइम प्रोसीजर। लेकिन अगर ये कंफाउंडिंग फैक्टर सारे मौजूद हैं तो फिर इम्प्लांट की लाइफ कम होती चली जाती है। लेकिन और कई दफ़ा पॉसिबिलिटी भी नहीं होती, लाइक फॉर एग्जांपल माय मदर इज़ अ टाइप 2 डायबिटिक, तो मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है उनका HbA1c लेवल कितना है। अगर सही। नहीं है तो फिर उनकी डाइट ठीक करके, काउंसलिंग करके उनको 7 से नीचे 6.5 पे लेके जाके इम्प्लांट किए जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि खुदा ने हमारा जो माइंड सेटअप बनाया वो फिक्स दांत के लिए बनाया है। रिमूवेबल अप्लायंस हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। सही। और देखिए एग्जांपल मैं शूज़ की देता हूँ कि हम अगर शूज़ 24 घंटा पहनना शुरू कर दें तो फिर वो क्या होगा, वो बदबू मारेगा। इसी तरीके से रिमूवेबल अप्लायंस अगर हम पूरा दिन पहने तो वो यह है कि ना हम खा सकेंगे उससे, वो फिर एंड ग्लूकोज के लिए भी ठीक एक्सटर्नल नहीं। फैक्टर्स भी आते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, एवरी टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जैक्टली, तो एक्सपोजर। फिक्स दांत हमारे सही। माइंड को एक्सेप्ट करते हैं, हम खा भी सकते हैं, चबा भी सही से सकते हैं। तो आई गेस इम्प्लांट इज द बेस्ट सॉल्यूशन अनटिल अनलेस अगर सिस्टमिक हेल्थ साथ एंड देती है। कंपाउंडिंग फैक्टर्स जैसे आपने Yes, कहा कि उनको देखना yes. पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank अली you. फॉर बीइंग हियर विद अस। सेवरल अमेजिंग टिप्स, और ख़ास तौर पे अगर आपका, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ दांत को ना हम लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेते। हमें लगता है दांत में कीड़ा लगा है, दर्द हो रही है, आप उसको निकाल दें। खुदा ना खास्ता अगर टूट गया है किसी एक्सीडेंट में, तब भी हम उसको समझ रहे हैं कि ये गैर ज़रूरी नहीं है। दांतों से ही आपकी पर्सनैलिटी और आपके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस यानी आपका ईटिंग, आपके डाइजेस्टिव, हर चीज़ इसी से जुड़ी हुई है। सो मेक श्योर यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर ओरल हाइजीन एंड योर टीथ।